बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जोजी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जब हम किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं या इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपका जो भी हेड है उसको फेयर रन मिलना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पोलिटिकल सिनेरियो में भी ऐसा होता है कि जो भी आपका हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, और यही हम अपने इंस्टीट्यूट में भी देख रहे हैं। अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ओबियसली इलेक्शन होने जा रहे हैं और पीसीबी के, और मोहसिन नकवी साहब ओबियसली लग रहा है कि वही 6 तारीख को जब इलेक्शन होंगे तो बनेंगे। पॉइंट ये है कौन ठीक काम करता है या कौन ठीक काम नहीं करता, ये एक बात की डिबेट है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम 1 डेढ़ साल के टेन्योर में देख रहे हैं कि 4 5 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। मीटिंग होती है आईसीसी के लेवल के ऊपर, एसीसी की मीटिंग होती है, एक मीटिंग करके जाता है, नेक्स्ट मीटिंग में अगला चेयरमैन होता है, और पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया हमारी क्रिकेट का। और यही जो डिबैकल और डिज़ास्टर हम देख रहे हैं हॉकी के साथ हो चुका है, बाकी उस तमाम स्पोर्ट्स जो हैं ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो हमें इस पे एक सीरियस थॉट्स चाहिए, इसमें हमें लेजिस्लेशन चाहिए कि एटलीस्ट जो भी बंदा है उसको एक फेयर रन देना चाहिए, और फिर आप उसके साथ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी लेके आएँ। इस सब पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हैं जी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और आउटस्विंग के बादशाह, वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। आपकी आवाज़ सुन के वैसे ही हम तो खुश हो जाते हैं जी। अच्छा कि भाई, मैं अभी जिस तरह इंट्रो में कहा कि हम डिबेट करते हैं, अदारे नीचे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है क्रिकेट की, ओबियसली हम सबसे बड़ी बात करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तमाम स्पोर्ट्स खत्म होगी, एक स्पोर्ट वाइज बची है क्रिकेट। हम चेयरमैन से स्टार्ट लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा है बुरा है ये तो बाद की डिबेट है, उससे पहले ये कि एटलीस्ट एक फेयर रन तो दें। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता चला जा रहा है कि एक चेयरमैन मीटिंग करके आता है, उसके बाद अगला चेयरमैन जो है वो चेंज हो जाता है, वो कहता है जी पिछले ने कुछ और किया सी, तुसी कुछ और कह रहे हो। ये जो एक डिज़ास्टर है और स्पोर्ट्स पर जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, और एक जो कंटिन्यूसली अभी टीम में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है, क्या सोल्यूशन समझते हो, और आपके ख्याल में 3 साल का रन देना ज़रूरी है? देखिए, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए एक टॉप के ऊपर कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए, और वो तभी आएगी जब मैंने पिछले दिनों भी आपके प्रोग्राम्स में ये कहा था कि इसका एक बड़ा आसान तरीका है। जो चीजें आपकी जिंदगियों में हो चुकी होती हैं आप उनको भूल जाते हैं और किसी और तरफ निकल जाते हैं। जब तक ये पैटर्न ऑफ चीफ पीसीबी के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते थे तो 3 3 4 4 साल के टेन्योर चेयरमैनों ने गुजारे हैं, जी। और जब से ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आई ये मजाक बन गया। जैसे गवर्नमेंट जाती है चेयरमैन चेंज हो जाता है, तो अब तो पिछले 2 साल में तो ये 5 चेयरमैन आ गए हैं। और आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है, चेयरमैन आता है तो आपके कोचेस बदलते हैं, आपके सिलेक्टर्स बदलते हैं, और किसी भी तरह से प्लेयर्स भी कंफ्यूज होते हैं, कभी कोई कोच आ जाता है, कभी कोई सिलेक्टर आ जाता है। तो इसको ठीक करना है तो सबसे पहले तो चेयरमैन की जो पोजीशन है उसको उसके अंदर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और ये हमारी यही डिबेट रहती है, जिसको जी। क्रिकेट की समझ है या क्रिकेट की नहीं समझ है। चेयरमैन पीसीबी का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनली रन करने का तजर्बा हो और उसका कोई विजन हो। मेन काम तो आपके नीचे आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो भी क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, जी। वो भी आपका एक कॉर्पोरेट का बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करना है। आके भाई, जिस तरह आपने ये बात की, मैं भी इसको सेकंड करता हूँ कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब को एज ए सीएम तो हमने 1.25 साल ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा टाइम हो गया देखा। आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा परफॉर्म किया है, आप समझते हैं कि वो पीसीबी के मामलात को भी उसी तरह अच्छे तरीके से चला पाएंगे, या उनको पहले सीखने में टाइम लगेगा और फिर जाके कुछ वो कर पाएंगे? देखिए, एक तो इंसान के अंदर काबिलियत हो और उसके पास तजर्बा हो। कोई भी चीज जो है, क्रिकेट है चाहे कोई और कोई आपका बैंक है या चैनल चलाना है, चाहिए तो आपको बेसिक एक एडमिनिस्ट्रेशन ना। क्रिकेट तो खेलनी तो इन दी एंड प्लेयर्स ने है, प्लेयर्स के बाद आपके कोचेज हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं, और आपका सिस्टम है जो इस सारी चीजों को चलाता है। जी। हमने यही देखा है कि जो चेयरमैन आ जाते हैं वो छोटी छोटी चीजें भी अपने आप हाथ में कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को रन करे, ना कि एक बंदा आगे लोगों को रन करे। बिल्कुल। अच्छा आकिब भाई, अब जी 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 आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज। हम यही जो होता है ना, एक शख्सियत के ऊपर जाते हैं कि ये बंदा आएगा, इसका नाम ये है, ये ऐसे कर देगा। लोग बदल जाए चाहे, आप सिस्टम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसके पास लोग बदले ना बदले, कोई भी आ जाए, उस सिस्टम को मत मत छेड़े। बिल्कुल। अच्छा आकिब भाई, अगर हम बात करें मज़ीद, तो अब दुनिया ना इवॉल्व हो रही है, और क्रिकेट की बात भी करें तो वो भी इवॉल्व हो रही है। मैं बात वेस्ट इंडीज़ की करना चाहूँगा। हमने जो टेस्ट सीरीज़ अभी रिसेंटली खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 खेला, टीम कोई हमें उन मोमेंटम नज़र नहीं आया, कोई जैले नज़र नहीं आई। वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई, और उनके लिए ओबियसली 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। हमने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी, और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके 27 साल के बाद विक्ट्री हासिल की, आप क्या समझते हैं ये फ्लूक था, एक उनके अंदर अर्ज थी, और उन्होंने बताया कि हम अभी दुनिया में क्रिकेट से बाहर नहीं हुए और हमने कुछ प्रूव करना है, दुनिया सीख रही है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस दोनों चीज़ों का हमारा कंपैरिजन और वेस्ट इंडीज़ का ग्रो करना और इतनी बड़ी विक्ट्री अपने नाम करना, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज दे लर्न द हार्ड वे, बहुत नीचे चले गए। फिर वो अब उनके जो डोमेस्टिक के और प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने बेसिक के ऊपर जाके दोबारा से काम किया कि फॉरगेट अबाउट ये सुपरस्टार्स, जो लोग 4 डे में सीजन खेलते हैं, डोमेस्टिक में इंटरेस्ट लेते हैं। एक यंग लॉट के ऊपर उन्होंने काम किया है। अभी पाकिस्तान को भी करना तो वही पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 चीजें डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। एक आपकी फिटनेस, जो कि हॉकी में भी हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम उस वक्त पीछे रह गई जब ये एस्ट्रो पे गई, उसमें पावर आई, स्पीड आई। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया ने ये साबित किया है कि बीइंग इंडियन, आप अगर ट्रेनिंग करें, आपकी डाइट अच्छी हो, तो आप उतने ही स्ट्रांग हो सकते हैं और उतना ही मुकाबला कर सकते हैं किसी भी वाइट नेशन से। तो एक तो ये फर्क है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, इसको फिल करना बहुत जरूरी है। आपके डोमेस्टिक के ऊपर आपके जो प्लेयर्स नए आ रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस, डाइट की, ट्रेनिंग की, एक्सप्लोसिव पावर की लाना बहुत जरूरी। और दूसरा, आपको ये फैसला करना पड़ेगा एट यंग एज मीन्स लाइक जब आप 22-23 साल के हैं, कि आपका रुझान जो है वो किस तरफ जाएगा। आप क्या रेड बॉल क्रिकेट प्रेफरेंस करेंगे, वाइट बॉल प्रेफरेंस करेंगे? जी, इतना बड़ा मुल्क है आपके पास, क्या ये नहीं कर सकते? आपके अगर कोई वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट है तो उसको कहोगे आप इसके ऊपर फोकस करें। आपके पास रेड बॉल की एक लॉट होनी चाहिए जो कि सिर्फ रेड बॉल के ऊपर फोकस करे। और क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए होगा कि वो जो रेड बॉल है, जो टेस्ट क्रिकेट है, उसके ऊपर जो लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज होती है लीग्स में जाने की, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या उनकी जो करियर की पाथवे है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा पैसा दे, ताकि जो इंटरेस्ट है उनका ज्यादा बढ़े। अच्छा कि भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने इधर बात का जिक्र छेड़ दिया है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि एक तो रेड बॉल के आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वाइट बॉल का, दूसरा ये है कि जो अभी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और अभी मोहम्मद हफीज़ की आई एम श्योर आपने भी डिस्कशन सुनी होगी, वो भी यही कह रहे हैं कि लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ लीग की फ़िक्र ज़्यादा थी, और हर बंदा लीग के लिए लड़ रहा है और उसकी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले। चले, वी अंडरस्टैंड कि एक सर्टन लाइफ है क्रिकेटर की, और उसी के अंदर वो अपने ब्रेड एंड बटर को लेना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है। अब इसका सलूशन क्या नज़र आता है? क्योंकि अगर जिस तरह के कमज़ोर बोर्ड होंगे, लड़के भी मनूवर करेंगे, प्लेयर पावर भी आएगी, और उसके अलावा अगर आप लड़कों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादती है। जैसे 2 लीग की परमिशन तो है, अब इसका सलूशन क्या है? अगर इसका कोई बोर्ड स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, तो आपको लगता नहीं है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट जिस डिप की तरफ जा रही है, ये डिप कंटिन्यूसली रहेगी और इसका कोई सलूशन मिलेगा नहीं हमें? मैं तो हैरान होता हूँ कि अभी 6 महीने पहले या साल पहले हफीज साहब की यही लड़ाइयाँ थी कि मुझे एनओसी नहीं दिया, मुझे एनओसी चाहिए जी, हमारी मर्जी है, हम पाकिस्तान से खेलें, हम ना खेलें, हम लीग्स खेलें। कभी हम टेस्ट क्रिकेट से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली, हम वाइट बॉल पे फोकस करना चाहता हूँ। यार देखिए, आप एक इंसान को, ये वो दौर खत्म हो गया कि हम जब दुनिया में ऑप्शंस बहुत कम होती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट है या नेशनल क्रिकेट है,
आपको प्लेयर्स के साथ ग्रो करना पड़ेगा। दुनिया के साथ अगर आपने मुकाबला करना है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस तरह से क्यों नहीं देखते कि अगर आपका एक प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलता है या 100 इंग्लैंड में खेलता है या साउथ अफ्रीका में खेलता है, तो वो प्लेयर कितना ग्रूम हो रहा है। जी। आपने इस तरह का एक बैलेंस रखना है कि जिसमें ये बड़ा क्लियर कट इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप पीएसएल एक लीग तो आपने खेलनी है, उसके अलावा आप साल में 2 दो लीग खेल खेल सकते सकते हैं। हैं। फिर ये करते ये हैं कि किसी के लिए कोई रूल, किसी के लिए कोई रूल। हम्म। अगर आप क्रॉस द बोर्ड ठीक है, आप 2 लीग आप खेलने की इजाजत दे दें, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 लीग अगर प्लेयर खेलता है और आपको काम करने की जो जरूरत है वो है प्लेयर को डेवलप करना। आपके प्लेयर ऑप्शंस कम हो रही हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि लाहौर, कराची, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, या इवन केपी में इतनी क्रिकेट चली गई है, ग्रास रूट लेवल पे आपको ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। अब वो गली मोहल्ले या आप क्लब वाली ट्रेनिंग अब इस क्रिकेट में नहीं चलेगी। पावर और आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कोच अच्छा नहीं है या हमारे पास सिलेक्टर्स अच्छे नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स का पूल बहुत वीक है। जी, एग्रीड। अच्छा कि भाई प्लेयर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा कभी अभी रिसेंटली जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज की बात की, अभी इंग्लैंड ने भी भारत को भारत में हराया। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड भारत कंसिडर होती है अपने कंट्री में, और आज से नहीं है। हम 80s में भी देखा, 90s में भी और 20s में भी हमने देखा कि ये एक ऐसी साइड थी जिसको भारत में हराना बहुत मुश्किल था। और इंग्लैंड जो इतना बुरा वर्ल्ड कप खेल के गया था, उनका इस तरह कम्पीट करना और उनको उधर हराना, ये जो सोच है, हम इन कंपैरिजन में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाह रहा हूँ। हमारे लड़के कहीं बाहर जाके, इवन अपनी होम सीरीज भी हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम इंग्लैंड से वाइट वॉश हुए, न्यूजीलैंड से हमने ड्रॉ की, हम अपने घर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये आपको क्या लगता है कि स्किल लेवल का फ़र्क है? और जिस तरह इंग्लैंड ने इंग्लैंड में हराया, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो एक अब टीमों के अंदर एक अर्ज आ चुकी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अगर खेलना है तो कम्पीट करना है। ये दोनों का ज़रा, इसका भी ज़रा कंपैरिजन प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। देखिए, उसमें आप अगर हम अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें टूर की, तो लग रहा था पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर जो है वो खत्म हो गए हैं। हम हर इसको कह रहे हैं कि तुम जाके टेस्ट खेलो। मतलब ये है कि हमारी तैयारी नहीं है। आपके पास इतने तेज बॉलर आए, सारे के सारे अनफिट हैं। उसकी वजह क्या है? आपके पास ना कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना आपके पास कोई ट्रीटमेंट के उस लेवल की आपने चीजें डेवलप की हैं। वो जो 2008-10 में जो आपका एनसीए था, वो दुनिया का बेस्ट एनसीए इंस्टीट्यूट बन गया था। इंडिया ने हमारे से ये सीख के बाद में एनसीए बनाया जी। तो आप जब अदारेबंदी कर दोगे, आप प्रोग्रेस करना ही छोड़ दोगे। अगर आपके प्लेयर की कोई इंजरी हो जाती है, या वो इंग्लैंड जाएगा या वो कभी यूएई जा रहा होता है, तो आपने जब एक प्लेयर, कितने तेज बॉलर है पाकिस्तान में, सारे के सारे अनफिट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक डाइट की अवेयरनेस नहीं है, एक ट्रेनिंग की अवेयरनेस नहीं है, और अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। वो प्लेयर अपने ऑन पे सारी स्ट्रगल करता है। अच्छा कि भाई अभी जी, अच्छा कि भाई अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, तो शाहीन को हमने देखा लाहौर कलंदर की कैप्टनसी की, और अभी वो दोबारा पीएसएल में भी आ रहे हैं और पाकिस्तान की भी कैप्टनसी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कर चुके हैं। एक तो शाहीन को एज ए लीडर आपने कैसे देखा? हाल 2 के डिफीट हुई पाकिस्तान को 4 मैचेस में। और दूसरा ये बताइए, क्या ये डिबेट हो रही है कि इंटरनेशनल और जो लीग क्रिकेट है उसमें बहुत फ़र्क है? कल परसों शायद अफरीदी साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि एक कैप्टन को एटलीस्ट 2-3 साल का रन देना चाहिए, ताकि एक तो डिबेट ख़त्म हो जाए और जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है समहाउ, उसको भी क्लोज होना चाहिए। इसका भी बताइएगा। और ये शाहीन को आपने इंटरनेशनल सर्किट पे पाकिस्तान की लीडरशिप करते हुए कैसे देखा? मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लीडरशिप है वो डोमेस्टिक में और होती है, लीग्स में और होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे और होती है। आपने शुरू में किसी प्लेयर का या किसी कप्तान का जो एक एक्सपीरियंस है, जो टैलेंट है, वो देखना तो लोकल लेवल पे ही है जी। वो शाहीन जो है वो अभी पहले टूर पे बना है, वो आपको कैसे ये बता दे कि वो 3 साल बाद वो कितना बड़ा कप्तान होगा। हर एक चीज की सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया होता है। आप डोमेस्टिक में या अपनी पीएसएल में जो बच्चा परफॉर्म करता है उसको आप
T20 के लिए कंसिडर करते हैं। जिस तरह जो कप्तान अपने आप को 2 साल उसने मनवाया, 2 ट्रॉफीज जीती और एक अच्छा कप्तान बन के सामने आया, तो अगर जी। आपने उसको कप्तान बना दिया है तो अब आप ये सोच रहे हैं कि अब शहीन कप्तान बन गया तो ये कोई मैच ही नहीं आप पाकिस्तान आ रहे। हम्म। आपको फिर उस कप्तान को देखना होता है कि आपने एक कप्तान को जब बनाते हैं तो फिर उसके आपके जेहन में कुछ होता है तो उसको बनाते हैं ना, तो जी फिर ऐसे उसको ही। आपको कम से कम कोई 3 साल का रन देंगे तो ही एक अच्छा कप्तान जो है वो अच्छी टीम बना सकेगा। हम्म। और ये हर एक चीज में होना चाहिए। गलती कहाँ पे होती है? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और आप लोगों को कोच लगा देते हैं, डायरेक्टर लगा देते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट हफीज से किया जिसने ना कभी जिंदगी में कोचिंग की, ना कभी जिंदगी में कोई कोर्स किया, ना कभी किसी स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट रोल में काम किया। तो ये तो मिसबा के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे 2000 आपके साथ होगा, उसको भी किया वकार था के 19 में। साथ होगा, वकार के साथ होगा। जी। ये कभी ये कामयाब नहीं हो सकता। ये इनको ये मजाक ना बंद करना होगा। जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके किसी को नौकरी पे रखते हैं तो कम से कम उसको ये तो देखते हैं कि आपने ये जो जॉब ले रहे हैं इसमें आज तक कभी काम भी किया या आपकी क्वालिफिकेशन भी है या नहीं है। ट्रू। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जैसे मैंने पूछा कि सेकंड आपने कैसा लगा आपकी उनको कैप्टनसी न्यूजीलैंड में की। ऑब्वियसली टीम तो हारी, बट आपको लगा कि ये स्ट्रेंथ इनमें है और ये पाकिस्तान को लंबा एज ए कैप्टन रन कर सकते हैं? देखिए कप्तान जो है वो एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिव हो। ही शुड लीड बाय हिमसेल्फ विद द परफॉर्मेंस। और दूसरा ये कि जो परफॉर्मर होता है उसकी एक टीम के अंदर रिस्पेक्ट भी होती है। अब ये कह देना कि 4-5 मैचों में वो कैसे लगे। देखिए आपकी टीम ने ना परफॉर्म किया उस तरह से, कॉम्बिनेशन बनने में टाइम लगता है। एक जो मैं हमेशा से भी बात करता जा रहा हूँ कि आपकी जो सिलेक्शंस हैं, जब आप उसके ऊपर अब मेरिट खत्म कर देंगे ना किसी भी चीज के अंदर, जी। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होगी। हम फिटनेस को कंप्रोमाइज करते हैं, हम रीसेंट फॉर्म या परफॉर्मेंस को हम कंसीडर नहीं करते। हम हर 6 महीने बाद एक नया चीफ सिलेक्टर ले आते हैं जो अपना एक ग्रुप ले आता है, दूसरा आता है वो अपनी प्रेफरेंस में चला जाता है। तो जब आप अपने सारी जो जो टिक है पॉजिटिव, लाइक एक कल्चर ऐसा बनाए जिसमें फिटनेस के ऊपर कंप्रोमाइज ना हो, एक परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपने प्लेयर्स को लाना है, आप सिलेक्टर्स को लाना है, कोचेस को लाना है। मेरिट खत्म कर देंगे किसी भी एक चीज में तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो कहीं नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगे भाई, ऑब्वियसली फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और पीएसएल आने को है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी। हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा आपके पास आपके लाहौर कलंदर से भी मिलने आए और सबसे बात करें। थोड़ा सा बताइए क्या इस दफ़े की प्रिपरेशन है और क्या हैट्रिक करने को लाहौर कलंदर तैयार है इस दफ़ा, कि इस दफ़ा भी तीसरी दफ़ा टाइटल जीत के हैट्रिक करेंगे आप लोग? देखिए जी, सारी टीमें जो है साल इंतजार करती हैं और लोग भी और फैंस भी इंतजार करते हैं। सारी टीमें जीतने की कोशिश करेंगे जी। और चूंकि बैक टू बैक 2 ट्रॉफी लाहौर में जीती हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। जी। और ये उसकी वजह जो जीत की थी वो डेफिनेटली जो एक कॉम्बिनेशन होता है टीम का और आपका जो कप्तान है वो किस तरह से अपने कॉम्बिनेशन को यूज करता है ऑन द फील्ड। चांसेस आर देयर, जैसे सबके पास है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक जो कोर ग्रुप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में जितनी भी अच्छी टीमें हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें 90s में देखें या पाकिस्तान देखें या अभी आप इंडिया को भी देखें, जो कोर ग्रुप है आपके जो मेन 8-9 प्लेयर्स हैं वो अगर खेलते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक टीम के अंदर, उस टीम के जीतने के हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। अच्छा आगे भाई, कोर ग्रुप की बात की, सारे तो आपका कोर ग्रुप वही है और सबसे कोर ग्रुप को आप हेड करते हैं। सिर्फ एक नाम मिसिंग है और राशिद खान है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वो ऑलराउंडर, मैं तो कहता हूँ, सिर्फ स्पिनर नहीं कहता, ऑलराउंडर है वो, बड़े वाइटल इनिंग्स भी खेलते हैं। क्या लगता है उनकी कमी कितना डेंट कर सकती है लाहौर कलंदर को? देखिए राशिद खान की रिप्लेसमेंट तो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ठीक है, अब वो अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हुई है तो हमने इस तरह से उनको की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए एक ऑल अराउंड एक प्लान बनाया है कि
उनकी जो बॉलिंग है मेनली, जो वो जिस तरह से वो मिडल में आके प्रेशर डालते थे, तो उस तरह से कोई ऑप्शंस हमने टीम में रखी हैं ताकि उनकी जो कमी है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और हर दफ़ा जो सरप्राइज पैकेज भी आता है लाहौर कलंदर की तरफ से, हम वो भी वेट करेंगे। अभी आपसे पूछते नहीं है वो, हम मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको सीक्रेट ही रखें। बहुत शुक्रिया आकिब भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। आपको और आपकी लाहौर कलंदर को बहुत सारी दुआएं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट में जब टर्बुलेंस की बात की जाती है और एक जो हम डिस्कनेक्शन देख रहे हैं, हार्मनी देख रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे और बोर्ड के लेवल पे, उसके हवाले से बात करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गेस्ट हमारे साथ हैं जी, एक्स फॉर्मर हमारे पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर अभी आपसे पहले आकिब जुवैद साहब से भी हम बात कर रहे थे, पॉइंट सर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, और शायद आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं है इसका जवाब देने के लिए, कि जो आपका कोई भी इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जब तक हेड स्टेबिलिटी नहीं रखेगा, उसका टेन्योर पूरा नहीं होगा। जो एक दुनिया में हमारा मजाक बन चुका है कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के अंदर 4-5 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और अभी 6 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, मोस्ट लाइकली मोहसिन नकवी साहब होंगे, और उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं, नया चेयरमैन, फिर बात उठेगी कि शायद उस गवर्नमेंट के बंदे को पसंद ना आए, पीएम साहब को, वो पैटर्न चीफ होंगे। ये जो मजाक दुनिया में बनता चला जा रहा है, आप कैसे देखते हो, और ये कितना हर्ट कर रहा है और डेंट कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को सर? ये देखिए, ये मजाक जो है वो पहले तो सरकारी सतह पे शुरू होता है ना, हेड की तो बात बाद में आती है जी। आपको याद होगा कि क्रिकेट के बहुत से सरबराह है, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए। अब आप तसव्वुर कीजिए कि जस्टिस कार्नेलियस भी किसी जमाने में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, एडॉक कमेटी थी। तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो उन्होंने कोई इसके लिए कोई भाग दौड़ की होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्दुल हफीज कारदार साहब बने थे इसके सरबराह, उन्होंने कोई लॉबी की होगी, भाग दौड़ की होगी? उसके अलावा एयर मार्शल नूर खान बने थे। एयर मार्शल नूर खान का तो ये मसला हुआ था कि वो बनना नहीं चाहते थे, और ज़िया-उल हक साहब ने उनको कहा कि आपको इतना तजर्बा है। उन्होंने कहा जी मुझे हॉकी स्क्वाश का तो पता है, ये क्रिकेट का नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं आप आइए। तो ये उस वक्त तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो थी, सोच समझ के अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो उसकी नज़र में किसी में ऐसी अहलियत होती स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसको दावत देती थी, वो बन जाते थे। अब पिछले देखें 10-15 साल से, 20 साल से जो रिवाज आ गया है कि कुछ हजरात हैं जिनको एक सर में शौक समा गया है कि हमने जरूर क्रिकेट बोर्ड का चेयर बनना है, और वो 2-2 बारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाम क्या मैं लूँ, अभी जो ज़का अशरफ साहब हैं वो गए हैं, उससे पहले भी वो बने थे, फिर नजब सेठी साहब थे, फिर और भी इस तरह के लोग हैं। तो ये जो लॉबिंग शुरू हो गई है, ये दुनिया में मेरा ख्याल है इस तरह की कोई रिवाज नहीं है, कोई बात नहीं है जो पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई है। और ये लॉबिंग जो है, इसको बजाय इसकी हौसला शिकनी की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाती है। मतलब सियासी वाबस्तगियाँ इन लोगों की, और अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर वो जोर लगाते हैं, और सियासी पार्टी के सरबराह की मन्नत समाजित करके वो आके सरबराह बन। अच्छा सर, ये सियासी बुनियाद पे तो भारत में भी होता है सर, भारत में भी सियासी अपॉइंटमेंट होती है, बट एटलीस्ट हर चेयरमैन को 3 साल का रन दिया जाता है। हमारा मजाक ये बनता जा रहा है कि एक चेयरमैन मीटिंग करके जाता है, अगली मीटिंग में चाहे आईसीसी की हो या एसीसी की हो, तो नेक्स्ट आ जाता है, तो वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप पिछला बंदा कुछ कह के गया था, आप कुछ आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें हाइब्रिड मॉडल तक को एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि आप जो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सियासी बुनियाद पे नहीं होता। ये होता है कि सियासी जिसके सियासी ताल्लुकात हो, वो क्रिकेट का उनका जो स्ट्रक्चर में है उसमें ज्यादा बहुत देर हो जाता है। जैसे आजकल जय शाह उसको हाँ जी, वो अमित शाह के जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके भाई हैं। इसकी वजह से उसकी उस निज़ाम में, उस स्ट्रक्चर में अहमियत बढ़ गई है। पहले भी ऐसा था, गंगोली का भी यही मामला था, लेकिन वो ये नहीं होता कि ऊपर से एकदम आके विराजमान हो जाए और क्रिकेट के सरबराह बन जाए। उनको पूरे उस निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ता है, फिर वो आगे आते हैं। इसलिए वो एक बड़ा फर्क सिस्टम है, मैं नहीं ये बात तस्लीम करता। बात यह है कि यहाँ पे जो उछल कूद शुरू हो जाती है क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनने के लिए, और जिस तरह लॉबिंग होती है, पहले तो आपको इस चीज़ को रोकना होगा।
जब ये रुक जाएगी और फिर किसी निज़ाम के ज़रिए, किसी कायदे के ज़रिए, किसी कानून के ज़रिए, किसी आइन के ज़रिए एक ऐसे लोग आएंगे जिनका ताल्लुक होगा इलाकाई क्रिकेट से, जिनका ताल्लुक होगा सूबाई क्रिकेट से, और वो फिर ऊपर आके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनेंगे, तो फिर उनमें अहलियत भी होगी क्रिकेट को चलाने की। फिर ये नहीं होगा कि एक हुकूमत आई है, उसने अपना बदला लगाया, अगली हुकूमत आई है, उसने दूसरा बदल के कर दिया, इस तरह ये सारी खराबी है ना, ये एक चीज इसी से शुरू हुई है कि 100% सियासी वाबस्तगी की बिना पर, और बल्कि एक इनाम के तौर पर, आपने वो सुना होगा किसी जमाने में 35 पंक्चरों की बात बड़ी मशहूर हुई थी। जी। तो इस किस्म की जो किसी ने खिदमत सर अंजाम दी हो, उसकी बुनियाद पे जब सरबराह बनेगा तो फिर वही होगा कि एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, ये चीज चलती रहेगी। आपने पहले इस चीज को की निशानदेही करनी है, पहले इसको रोकना है, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, इस पे मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो बात की जाती है कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, उसको चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए। लेकिन एक जब रमीज राजा बने थे चेयरमैन पीसीबी, तो एक बात होनी शुरू हुई, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस है कि नहीं, सिर्फ क्रिकेटर होनी चाहिए, ये हमारी फील्ड है, क्रिकेटर की जागीर। और आपका टेन्योर जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर था, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करें टीम की या जनरली भी देखें। तो आपका क्या सर ओपिनियन है इस पे, क्या स्कूल ऑफ थॉट को आप एंडोर्स करते हैं कि क्या क्रिकेटर होना मैंडेटरी है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखता हो वो बन सकता है चेयरमैन? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि जो चेयरमैन है उसका क्रिकेटर होना जरूरी है। अगर क्रिकेटर को चेयरमैन बनना अच्छी बात होती तो आपको सारी दुनिया में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो है उनके सरबराह क्रिकेटर नजर आते। फिर आपको वेस्ट इंडीज का चेयरमैन सर विवियन रिचर्ड्स को होना चाहिए था, वो इंग्लैंड का जो सरबराह है वो इयान बोथम को हो जाना चाहिए था, बाकी मुल्कों में भी ऐसी सूरत, लेकिन यहाँ कहीं नजर नहीं आती। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे इतना पता है रिकॉर्ड से कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से बड़ा कोई क्रिकेटर तो हुआ नहीं है। उसको सिर्फ एक दफा खसूसी तौर पे दावत दे के चेयरमैन इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त इशू चल रहे थे चकिंग के और थ्रोइंग के और इस तरह के बिल्कुल क्रिकेट के इशूज थे। तो इसलिए उसको दरख्वास्त की गई कि आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की करें नुमाइंदगी, वरना उसके अलावा हमेशा वो लोग आते हैं जिनको वैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होता है। आपको पता है कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का एक बड़ा मजबूत निज़ाम है, काउंटियों के सरबराह बनते हैं, वो भी उनमें से कोई आके क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बन सकता। हाँ, उसको अगर तजुर्बा हो एडमिनिस्ट्रेशन का और क्रिकेट भी जानता हो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, और उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब्दुल हफीज कारदार उसकी मिसाल थे, जावेद बर्की साहब उसकी मिसाल थे, कई मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन ये महज ये कि जिसने ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन जिंदगी में की हो, ना कोई अतारा चलाया हो, वो बतौर क्रिकेटर अगर ऊपर आके बैठेगा तो उसकी कामयाबी का ज्यादा इम्कान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सर, आपकी वैसे आई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और चीज़ों को आपका वास्ट एक्सपीरियंस है। आप मोहसिन नकवी साहब को इस रोल में आप कैसे देखते हैं? एज ए सीएम तो आप सब ने देखा कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि वो एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? अगर हम ज़का अशरफ की रिसेंट बात करें, जितनी अपॉइंटमेंट उन्होंने कर छोड़ी, जो अफेयर्स उन्होंने डील किए, उस हवाले से कैसे कंपैरिजन में देखेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की जो पंजाब में कारकर्दगी है यकीनन काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्रिकेट का कितना नॉलेज है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से कभी वो वाबस्ता रहे हैं कि या नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में काफी बड़े बड़े काम किए हैं। मसलन 2 चैनल भी चलाते रहे हैं, फिर वो CNN की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट थे, फिर पंजाब का भी उनका अच्छा तजर्बा है। लेकिन ये तीनों चीजें भी ज्यादा कारआमद नहीं रहेंगी अगर उनको क्रिकेट का नहीं पता। और खास तौर पे एक मैं और चीज आपको बता दूं कि क्रिकेट एक अमूमी तौर पे एक अलहदा चीज है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बड़ी यूनिक चीज है। वो इसलिए यूनिक चीज है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे जो सुपरस्टार्स और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, अक्सरियत उनकी जो है वो उनमें तालीम की भी कमी होती है, उन्होंने कोई ख़ास ऐसी अपनी ज़िंदगी में कल्चरल उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती।
तो इसलिए वो अक्सर वो एक बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट बन जाते हैं हैंडल। आप देखें ना, एक तरफ तो आप क्रिकेटर के तौर पे बड़े अरूज पे पहुंचे हों, दुनिया में आपके ढोल बजते हों, चर्चा हो, दूसरी तरफ आप में तालीम की भी कमी हो, आप में बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ना पता हो, तो वो एक फिर उन ऐसे लोगों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो खामखा फजूल किस्म की सोचें उनकी हो जाती हैं, फजूल से मुतालबात हो जाते हैं। जी तो वो ऐसी शख्सियत जो इन लोगों को जानती हो, क्रिकेट से वाबस्ता रही हो, मुख्तलिफ जो टूर्स में इन्वॉल्व रही हो, तो उसको तो फिर उनके मिजाज का पता जी लग बिल्कुल, जाता अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। सर लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान को होस्टिंग करना है किसी इवेंट की। 10-12 साल के बाद हम एशिया कप की होस्टिंग मिली थी, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, सिर्फ 3-4 मैचेस मिले, सारा श्रीलंका गया और डिज़ास्टर देखा पूरे इवेंट का हमने। ना सिर्फ बुरी क्रिकेट देखने को मिली, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, एशिया कप को नुकसान हुआ। अब चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग हमारे पास है। जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि एक चेयरमैन मीटिंग करके जाता है, नेक्स्ट टाइम कोई और आ जाता है, मजाक तो हमारा बना हुआ है। अब आप क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी का स्टेबल चेयरमैन का आना, क्योंकि 2025 की हमारे पास होस्टिंग है, अगर ये ना रही और आईसीसी ने पहले रुकनीत कैंसिल की श्रीलंकन बोर्ड की भी इसी बेसिस के ऊपर कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है चैंपियन ट्रॉफी और एक सारा ऐसा तगड़ा चेयरमैन जो सारी चीज़ों को हैंडल कर सके? जी, पाकिस्तान के लिए हर इवेंट की ही अहमियत है, एशिया कप की भी अहमियत थी, और यकीनी तौर पे एक तगड़ा चेयरमैन जिसको बड़ा यकीन हो कि वो उसका ओहदा भी कायम रहेगा, मेरा ख्याल है उसकी कुछ सोच और उसका नुक्ता नज़र जो है वो बदल जाता है। जब आपको ये पता हो कि आपको किसी वक्त भी हटाया जा सकता है, तो फिर आप ज़रा कुछ खौफज़दा भी होते हैं, कुछ आप नर्वस भी होते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है कि हर तरीके से कोई ना कोई कामयाबी का कोई रास्ता निकाला जाए। फिर आपको असूल की, कायदे की, कानून की ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती। बस ये हाइब्रिड सिस्टम का आपने दिया है हवाला, तो बड़ी फजूल सी बात थी, यानी बड़ी बात यह है कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, पाकिस्तान को चाहिए था कि सारे फिक्सचर्स जो थे वो निकालता और उसका ऐलान कर देता। उनको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो ना आए, उससे क्या फर्क पड़ता था। टूर्नामेंट को नुकसान होता माली तौर पे, बल्कि मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टूर्नामेंट को अगर माली तौर पे नुकसान होता तो पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा पहुंचता। वो लोग पूछते हैं किस तरह पहुंचता है, इस तरह पहुंचता कि जो भारत के, इंडिया के हवारी हैं जो साथ उनके मिलके उसकी हाँ मिलाते हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे अफगानिस्तान है, इन मुल्कों को जब खेला भी ना मिलता उस टूर्नामेंट से तो उनको खुद समझ आ जाती कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो उसका हशर यही होगा। तो अगर वो टूर्नामेंट नाकाम हो जाता, पैसे ना मिलते, इन लोगों को कुछ ना मिलता उन मुल्कों को, तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया की वो जो एक हैसियत है एक सरदारी की या जागीरदारी की, वो भी खत्म हो जाती है। और अगली दफा वो जरूर कहते हैं कि भाई तुम आके खेलो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। लेकिन सर ये अनफॉर्चुनेटली श्रीलंकन बोर्ड ने कुछ दिन पहले हमने देखा कि अपना उनका राइट था हेड करने का, वो जेशा को उन्होंने एक्सटेंशन दे दी 1 साल की, वो 1 साल के लिए बढ़ गया। तो जो भारत का या बीसीसीआई की राज है क्रिकेट के ऊपर, आपको ख्याल में ये नहीं लगता कि किसी भी बोर्ड का उनके आगे खड़ा होना, या आईसीसी भी बेबस नजर आती है हर चीज में? जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। तो इसलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लेता और वो इंडिया ना आता और इंडिया की वजह से 2-3 मुल्क भी शायद बाइकआउट कर जाते और वो टूर्नामेंट से कोई मुनाफा ना होता, तो फिर यकीनी तौर पे ये सारे मुल्क जो थे वो सोचने पे मजबूर हो जाते कि क्या इंडिया जो कुछ कर रहा है उसका जवाब बनता है, और अगर जवाब बनता है या नहीं बनता तो क्या दूसरे मुल्कों को उसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर किसी ने तो कोई एक लीड लेनी है, किसी ने तो कोई ना कोई एक कुर्बानी पेश करनी है कि ठीक है जी आ जाओ, जो आपने करना कर दे। वो अगर हर वक्त पैसा ही पैसा बनाने पे नजर हो, जैसा कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की भी है, जैसे कि इस वक्त इंग्लैंड की भी है, तो फिर यही हालत हो जाएगी जो कि हो रही है। कोई ना असूल रहेगा ना तरीका रहेगा, पर एक तजारत हो जाएगी, क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। आप देखेंगे क्रिकेट का पहले ही कोई इतना अच्छा मामला नहीं है, जबकि फुटबॉल का खेल ले लें या दूसरे खेल ले लें,
200 मुल्क उस पे खेल रहे हैं, और आपको 200 साल हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट को शुरू किए हुए, तो 10 मेरा ख्याल है मुल्क है इस वक्त। ऐसा ही है। कोई और सर जैसे बिग थ्री का भी इशू था, बड़ी मुश्किल से वो भी ख़त्म तो आखिर हुआ, तो ये आपने अब्यूज़ ऑफ पावर को भी कहीं ना कहीं तो कर्टेल करना होता है। सर अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का, और अगेन कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।